Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 10th October, so let's get started. But before that, one thing is कि आप में से कुछ बच्चे जो आंसर लिख के भेज रहे हैं, सीरियसली क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है आपके आंसर्स की। हम लोगों ने इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, पहले हमने मेंस के इतने सारे सेशन किए, ऑलमोस्ट सब कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही होता है प्रॉपर। उसके बाद भी आपके आंसर्स में वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब तक आप हर एक पॉइंट के साथ कोई ना कोई रिसेंट इनिशिएटिव नहीं ऐड कर रहे हो या रिसेंट एग्जाम्पल कोड नहीं कर रहे हो, तब तक आपके आंसर में वो क्वालिटी नहीं आएगी। और मैं बेवजह आपको सुपरफिशियल या इल्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता कोचिंग वालों की तरह, क्योंकि उनका काम है आपका आंसर कितना भी पुअर होगा तो भी वो आपको 5 नंबर दे देंगे, बिकॉज वो आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहते। वरना बच्चा उनके टेस्ट से छोड़ देगा, अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा तो आगे दूसरों को भी रेकमेंड नहीं करेगा। वो उनका बिजनेस, दैट इज वन थिंग। बट अगर आप आपके आंसर में 2 नंबर लायक क्वालिटी भी नहीं है तो उसमें 5 से 6 नंबर हम बोल दें, उससे कुछ होगा नहीं। द फैक्ट इज कि आप लोग अभी भी वही गलती कर रहे हो। मैं आपको ऑलमोस्ट एक ग्राफ फॉर्म में फ्लो चार्ट बना के देता हूँ, ठीक है, उसमें सारे पॉइंट्स होते हैं। आपको तो सिर्फ जो न्यूज आर्टिकल, न्यूज़पेपर और इनसे इश्यूज चल रहे हैं उनसे लिंक करना है, अपना से प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है। लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो। एक या दो ठीक ठाक एग्जाम्पल कोट कर देते हो, कभी सेक्शन नंबर लिख दिया, कभी आर्टिकल नंबर लिख दिया, बट इवन देन अभी भी आपके आंसर्स में बहुत प्रॉब्लम है। तो आज आपके साथ मैं एक आंसर राइटिंग करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ, क्योंकि उस आज हमारा मेंटल हेल्थ डे भी है वर्ल्ड का, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा फेयरली कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। बाकी अल्टीमेटली तो जो मेंस रिवीजन सीरीज है वही आपको सिखाएगी, उसी में सारी हेल्प होगी। एंड सेकंड थिंग इज, अगर नीड है तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग लाइव आंसर राइटिंग की तरह ही करते थे, जहाँ पे कोई पहले से रेडीमेड नोट्स नहीं होते थे, हम एक इशू को पिक करते थे और साथ में उसकी आंसर राइटिंग करते थे। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं, मे बी वीक में एक या दो बार ही आएगा, बट हम कर सकते हैं। ओके, बट वो आप लोग की मर्जी पर है। एनीवे, आगे चलते हैं। फर्स्ट, दिस इज द सैड न्यूज, क्योंकि रतन टाटा जी की डेथ हो गई है, काफी टाइम से बीमार चल रहे थे। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट गिव नोट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस अलग अलग स्कीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टिल 2028। अब फोर्टिफाइड राइस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म रहे, स्पेशली फ्रॉम द ट्राइबल बेल्ट। झारखंड उड़ीसा के ट्राइब्स में देखा गया कि ये फोर्टिफाइड राइस इनफैक्ट उनकी जो ऑर्गन्स हैं उनकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन कर रहा है। ओके, क्योंकि हमने फोर्टिफाइड राइस कर दिया, बट सबको वो इक्वली सूट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन देयर जेनेटिक्स एज वेल। ओके, सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है दैट फॉर टाइम बीइंग वी आर कंटिन्यूइंग द सप्लाई ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस under various welfare programs from July 24 to 28. Further things to remember is it is a central sector scheme that is 100% funded by the center, और इंश्योर क्या करता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ एनीमिया या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अभी भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। अलग अलग स्कीम्स में दिए जाते हैं, जैसे टारगेटेड पीडीएस, इन आईसीडीएस चिल्ड्रंस के लिए, पीएम पोषण सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में दिया जाता है। एनीमिया ये सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट वेमेन एंड बच्चों में देखने को मिलता है, इट इज वाइड स्प्रेड, ये अफेक्ट करता है चिल्ड्रन, वेमेन एंड इवन मैन अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप एंड इनकम लेवल। मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, इन सभी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो यहाँ पे माना जाता है कि अगर हम इन राइस को फोर्टिफाई कर दें विद द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो दिस कुड बी एन आइडियल व्हीकल। और हमारे यहाँ पर राइस को ही क्यों हम फोर्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यही सबसे कॉमन स्टेपल फूड है जो कि हमारी कंट्री की 65% पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स विच आर एनरिच्ड विद द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, folic acid, vitamin B12, okay, to regulate the rice as per standards prescribed by FSSAI। तो ये तो हुई न्यूज आर्टिकल की बात, बट इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट थिंग इज, कैन यू जस्ट डिफाइन कि आखिर है क्या, मतलब हाउ वुड यू डिफाइन दिस राइस फोर्टिफिकेशन। सिंपली इट इज ए प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस है ऑफ एडिंग द न्यूट्रिएंट्स टू फूड प्रोडक्ट्स दैट आर, और ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि या तो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है या फिर प्रेजेंट है बट दे आर प्रेजेंट इन वेरी लो
क्वांटिटी, ठीक है, या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो राइस का कर्नल है इस पे ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, ठीक, द कोटिंग ऑफ राइस ग्रेन। और ये जो कोट हम लोग ऊपर चढ़ा रहे हैं इस पर, इट इज एक्चुअली ए प्रीमिक्स ऑफ वेरियस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट। अलग से हम लोग राइस कर्नल्स बनाते हैं, उस पे इस तरह की एक प्री मिक्स की कोटिंग करते हैं जो कि एनरिच होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट से, और फिर ब्लेंड कर दिया जाता है इनको रेगुलर राइस के साथ, राइट। तो इस तरीके से बनते हैं हमारे फोर्टिफाइड राइस। अब इसके लिए हमारी जो एफएसएसएआई अथॉरिटी है ये कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कितना आयरन इसमें मिक्स करना है, कितना फॉलिक एसिड इसमें मिक्स करना है, कितना विटामिन B12 इसमें मिक्स करना है। अब यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने ग्राम वगैरह दिया है। जैसे आयरन के लिए उसने बोला है कि 28 टू 42.5 मिलीग्राम हो सकता है, फॉलिक एसिड के लिए 75 टू 125 माइक्रोग्राम हो सकता है, एंड विटामिन B12 के लिए 0.75 टू 1.25 माइक्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो एफएसएसएआई डिसाइड करता है आपके लिए। नाउ टेल मी व्हाट इज द पर्पस, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये राइस फोर्टिफिकेशन। रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेल न्यूट्रिशन, इसको काउंटर करने के लिए। क्योंकि इंडिया में माना जाता है दैट एवरी सेकंड विमेन एंड एवरी थर्ड चाइल्ड, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज malnourished और एनेमिक, ठीक है। सेकेंड रीजन है दैट राइस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें कई विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए आपको मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, ओके। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं व्हाइट राइस में, ठीक है, तो काफी सारी मिलिंग और पॉलिशिंग की जाती है, और उसमें ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हो जाते हैं लॉस, ठीक है, इन मिलिंग एंड प्रोसेसिंग। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें वापस से इसमें ऐड करना जरूरी हो जाता है। एंड लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट, आयरन डेफिशिएंसी को ओवरकम करना। बिकॉज अगर आयरन डेफिशिएंसी है किसी भी बच्चे में, तो ये मान के चलिए कि बड़े होते होते भी इसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो बहुत कमजोर रहेंगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि इंसान की एनालिटिकल या क्रिटिकल स्किल्स, ठीक है, ये बहुत वीक रह जाती हैं। तो ये जो तीन रीजन हैं हमारे, इनको काउंटर करने के लिए हम लोग फोर्टिफाइड राइस का यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा अबाउट दी बेनिफिट्स। सो इवन WHO भी सजेस्ट करता है कि दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड सिंपल वे एंड इवन इनएक्सपेंसिव, ओके, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड द हेल्थ आउटकम। क्योंकि अगर हम आयरन डेफिशिएंसी को ओवरकम कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी पॉपुलेशन की या बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी जो है उसको डेवलप कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज वो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होगा अगर आयरन की कमी होगी उनमें। सेकेंड इज कि काफी सारी मैटरनल डेथ इसमें हो जाती है, तो यहाँ पर मैटरनल एज वेल एज इन्फेंट, इस चाइल्ड की हेल्थ को भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आयरन स्टेटस अच्छा है प्रेग्नेंट वुमेन का, तो उसमें जो मैटरनल एनीमिया या उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क होते हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। नाउ कम टू मेन पार्ट कि आखिर ये राइस फोर्टिफिकेशन में कौन से रिस्क हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूज में भी था विद रिस्पेक्ट टू ए ट्राइबल कम्युनिटी। जस्ट अ सेकंड, ओके। नाउ व्हाट आर द रिस्क। फर्स्ट रिस्क है कि यहां पर ये इनइफेक्टिव साबित हो रहा है, इनइफेक्टिव, कि कई बार माना जा रहा है कि जितना इसमें हम लोग आयरन कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, या तो कई बार वो हाई हो जा रहा है कुछ इंडिविजुअल्स के लिए, या फिर कुछ इंडिविजुअल्स के लिए लो हो जा रहा है। अब हमारे यहाँ स्कूल में हर तरह के बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, सबके सबके जेनेटिक्स अलग हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल स्टेटस अलग है उनकी बॉडी का, राइट। तो उस पर डिपेंडिंग कई बार कुछ लोगों के लिए हाई हो जा रहा है ये कंटेंट आयरन का, और कई बार ये लो हो जा रहा है। बिकॉज ये आपकी बॉडी के लिए हाई होगा या लो होगा, ये डिपेंड करता है ऑन दी बायो अवेलेबिलिटी। अब आई डोंट नो कि आपको ये टर्म पता है कि नहीं, बायो अवेलेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है। बायो अवेलेबिलिटी एग्जैक्टली मीन्स, जस्ट लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, जस्ट
ये बेसिक्स हैं जो लाइफ के पता होना चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी जब हम बात कर रहे हैं ऑफ आयरन हमारी बॉडी में, दैट मीन्स कि कितने आयरन का कितना प्रोपोर्शन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर पा रही है या यूटिलाइज कर पा रही है, हमारी बॉडी उस आयरन का कितना परसेंट एब्सॉर्ब कर पा रही है, यूटिलाइज करवा पा रही है, ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। राइट, तो हर इंसान की बॉडी वेरी करती है उसके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग। राइट, या फिर अलग अलग में, जैसे ये तो राइस की बात हो गई, बट हम लोग किस टाइप का या कितने अमाउंट के आयरन कंपाउंड्स को यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी बायो अवेलेबिलिटी। तो अगर हम सभी इंडिविजुअल्स को ये दे रहे हैं राइस, फोर्टिफाइड राइस, तो किसी में हाई भी किसी के लिए ये बहुत हाई हो रहा है उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और किसी के लिए लो हो रहा है, क्योंकि सबकी बायो अवेलेबिलिटी डिफर करती है। दिस इज वन वन रिस्क। सेकेंड रिस्क, काफी सारे एडवर्स इंपैक्ट देखे जा रहे हैं कुछ सेंसिटिव इंडिविजुअल्स पर। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। मैं इसके नोट्स दे सकता था आपको, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर रेडीमेड नोट्स रखते हैं, सिर्फ हाईलाइट करके आपको बताते जाते हैं, तो ना तो आप उतना फोकस करते हो ना आप सीखते हो। सब इस इल्यूशन में रहते हैं, बाद में पीडीएफ से पढ़ लेंगे। कभी पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, ये बात याद रखना। ठीक है, अब जब आप न्यूज़पेपर डिस्कशन में सुन रहे हो, तो या तो फोकस से सुनो या फिर अपने साथ पेन पेपर लेके रखो, एंड जस्ट कीप थिंकिंग, जैसे जैसे मैं आपके साथ पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पर एक्सेसिव आयरन डिपेंडिंग अपॉन हमारी अपनी सबकी बॉडी की बायो अवेलेबिलिटी पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एडवर्स इंपैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव आयरन हमेशा टॉक्सिक होगा। ठीक है, दिस एक्सेसिव आयरन इज टॉक्सिक। और वहां पर झारखंड में ट्राइबल बच्चों के साथ यही था कि उनके जेनेटिक्स ऐसे थे, जहां पर ऑलरेडी उनकी बॉडी में कोई आयरन की कमी नहीं थी, लेकिन मिड डे मील स्कीम में उन्हें फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा था, और उसका नतीजा ये हो रहा था कि अल्टीमेटली उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा था। इस एक्सेसिव आयरन इनटेक की वजह से उनके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो गए थे। ठीक है, और अल्टीमेटली ये चीज ओवर द टाइम बढ़ बढ़ के क्रोनिक डिसीज का शेप ले लेती है। ठीक है, कई बार होता है कि ट्राइबल में एक बीमारी पाई जाती है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया टाइप की। तो या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लिवर में कुछ डिजीज है, या जो अभी अभी मलेरिया से ठीक हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये फोर्टिफाइड राइस ठीक नहीं होती है, इसके काफी एडवर्स इंपैक्ट देखे जाते हैं। राइट, थर्ड रीजन इज बैरियर्स। काफी सारे बैरियर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल बैरियर्स हैं। टेक्निकल बैरियर्स में कि क्या हम क्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे जिस क्वालिटी की हमें बनाना है। ठीक है, क्या इसमें स्टेबिलिटी है, ऐसा तो नहीं कि आज दिए जा रहे हैं कल को फिर वापस से नॉर्मल राइस पे स्विच करना पड़े, और क्या ये बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है, सेफ्टी है या नहीं। दीज आर दी टेक्निकल बैरियर्स। सेकंड, दूसरे बैरियर्स होंगे रेगुलेटरी बैरियर्स, दैट इज एनफोर्सिंग द स्टैंडर्ड्स, जो यहाँ पर हमारे एफएसएसआई ने सेट किए हैं हमारे लिए। ठीक है, क्या हम उन स्टैंडर्ड्स को अच्छे से एनफोर्स कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम सही है, ठीक है, कि ये सही क्वांटिटी में दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज सोशल बैरियर भी है। ठीक है, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसको, कि आप हमारे साथ ये खिलवाड़ मत कीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल राइस दीजिए, हमें ये सब नहीं करना है। अगर एक्सेप्टेबल है तो अफोर्डेबल नहीं है, कई जगहों पर अफोर्डेबिलिटी इज दी इशू। ठीक है, तो ये कुछ बैरियर्स हो गए। सो नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फिर करें क्या हम इसमें। तो व्हाट शुड बी योर फर्दर स्टेप्स फॉर दिस। Now that is not difficult. First thing is we need to use nanotechnology. Now why I am talking about this nanotechnology here? Now nanotechnology की हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे ये जो यहाँ पर आयरन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो हमारी ये जो बायो अवेलेबिलिटी है इसको एनहांस कर सकें। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी ज्यादा राइस को एब्सॉर्ब कर सके, सॉरी राइस में जो आयरन है उसको ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर सके। वी नीड टू एनहांस दी बायो अवेलेबिलिटी। अब नैनो टेक्नोलॉजी का आपको पता है कि छोटे छोटे भी जाकर आपकी बॉडी में प्रिसाइज लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आजकल थेरेपी वगैरह में भी यूज कर रहे हैं, तो इसके थ्रू वी कैन एनहांस आर बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हम इंजीनियर कर सकते हैं हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करके। ठीक है, सेकेंड इज हम लोग ब्लेंडिंग ही शुरू कर दें अगर आयरन फोर्टिफिकेशन की प्लस बायो फोर्टिफिकेशन।
नो लिसन केयरफुली, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन पहली बात तो ये होता क्या है, यहाँ पर हम लोग क्रॉप को ही ब्रीड कर रहे हैं, उस क्रॉप को या उसके सीड को ही ब्रीड कर रहे हैं इस तरीके से कि उसी में न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंक्रीज किया जा सके, राइट। लाइक जैसे आयरन कंटेंट बढ़ा दो उसमें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमने कुछ इंजीनियरिंग की कि हमने उस क्रॉप को ही इस तरीके से ब्रीड किया है कि उस वो अब जब ग्रो होगा तो उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट ज्यादा होगा। अब अगर हम उसके साथ ही आयरन फोर्टिफिकेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो दैट मीन्स इन दोनों का यूज करके हम ऐसी राइस वेराइटीज बना लें जिसको जब हम ग्रो करेंगे तो वो नेचुरली ही आयरन रिच होंगी, राइट। तो हमें अलग से फोर्टिफिकेशन नहीं करना होगा। दिस इज वन वे। एंड थर्ड थर्ड फर्दर स्टेप्स में आप लिख सकते हैं पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर, ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली आप मॉन्सेंटो वगैरह का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जर्मन कंपनीज है। इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है एंड उसके रिजल्ट्स भी इनको बहुत अच्छे मिले, ठीक है। ट्रिपल पी में अगर हम कर रहे हैं पार्टनरशिप तो उससे हमें और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज मिलेंगी इस फील्ड में, ठीक है, अच्छी खासी फंडिंग मिल जाएगी प्राइवेट वालों के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हमारा इंप्रूव होगा। एंड लास्टली और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में हमें बढ़ाने की जरूरत है। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फॉर्मुलेशन मेथड्स देखने होंगे ताकि ये सबके लिए सुटेबल हो, ऐसा नहीं कि कुछ इंडिविजुअल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, ताकि हम इसकी एफिकेसी इंप्रूव कर सकें और इसका जो इम्पैक्ट है आयरन फोर्टिफिकेशन पे उसको बेटर बनाया जा सके, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आंसर लिखना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आयरन फोर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन आया जस्ट गिव ए डेफिनेशन, एफएसआई ने जो स्टैंडर्ड सेट करें वो बता दो, ठीक है, क्या है पर्पस, क्यों यूज कर रहे हैं, इसके 2-3 बेनिफिट लिख दो, इसके साथ एसोसिएटेड कुछ रिस्क एंड फर्दर स्टेप्स जो हमें लेने की जरूरत है, दैट्स इट, बस इतना ही करना होता है। तो उसमें इतना कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है आंसर राइटिंग, जो आप में से कुछ बच्चे इतना डरते हैं कि अभी नहीं लिखेंगे बाद में लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे इजी चीज है इनफैक्ट मेंस। और पता है मैं वैसे भी आपको इसलिए कहूंगा क्योंकि पिछले 2-3 साल से खासकर 2023 से जीएस पेपर भी काफी बेक हुआ है, फैक्चुअल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है स्पेशली एनवायरनमेंट से, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक ही स्पीशीज के बारे में जानो, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-3 स्पीशीज पूछे जाते हैं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो जीएस तो आपका बेक हो ही रहा है, एट द सेम टाइम आपका सीसैट भी टफ हो रहा है और इस बार कई बार ऐसे बच्चे देखे जा रहे हैं पिछले 2 साल में जो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं बट दे आर नॉट वेल प्रिपेयर फॉर मेंस, और उसके बाद यूपीएससी मेंस में कट ऑफ हद से ज्यादा नीचे ना चला जाए इसलिए मेंस में क्वेश्चंस का रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप इस बार का कोई भी ऑप्शनल पेपर उठा लीजिए, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। अगर आपने सिर्फ पीवाई क्यू अगर ऑप्शन में सॉल्व कर लिए तो आपकी तैयारी हो गई ऑप्शन की, ओके। हिस्ट्री की तो मैं करूंगा, सारे पीवाई क्यूज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा हिस्ट्री ऑप्शनल के, ऑलराइट। सो प्लीज इस बार प्रीलिम्स में पूरी जान लगा देना, अगर प्रीलिम्स निकल गए तो ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का पिछले 2 साल से 2023 से, टफ सीसैट प्लस वेक जीएस फैक्चुअल, ओके, ये ट्रेंड आपका बेस्ट चांस है, अगर आप मेंस तक पहुंचते हो आप कम तैयारी के साथ भी निकाल सकते हो इसे। एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स का पैटर्न अगर फिर से चेंज कर दिया जो कि वो हर 4-5 साल में करता है तो फिर मेंस में आपको उसी तरह का कंपटीशन मिलेगा, ओके। सो 2023-24 में हमने कई ऐसे बच्चे देखे जिनकी मेंस आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी बट उसके बाद भी दे गॉट गुड रैंक, सो प्लीज प्रीलिम्स में पूरी जान लगा लो, क्योंकि मैंने इसलिए एनवायरमेंट का मॉड्यूल सबसे पहले शुरू किया क्योंकि एनवायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ही वेग और फैक्ट से भरे हुए आ रहे हैं, राइट। सो प्लीज प्रीलिम्स को लेके सीरियस रहिए और मीन्स की तैयारी मैं आपको अपने साथ ही करा रहा हूँ आंसर राइटिंग के थ्रू। डीयू ने यहाँ पे अपने पेपर्स में कुछ चेंजेस करने की बात की है, जैसे पुराना किला जो है दिल्ली में उसको ये लोग अब कहेंगे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर। उसके अलावा इरफान हबीब ने कुछ टैक्स लिखे हुए थे उनको रिमूव किया जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें काफी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे राजस्थान सरकार ने किया था कि हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप जीते, अब ठीक है, हिंदुत्व चल रहा है आजकल तो लोग, बट हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या रियलिटी हुई है उस टाइम। साइमल्टेनियस पोल नीड टू फोकस ऑन डेवलपमेंट, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ मेंस 450 प्लस में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे ओबीसी 7 ओबीसी कम्युनिटीज को इंक्लूड किया जाएगा सेंट्रल लिस्ट में, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ओबीसी रिजर्वेशन रिलेटेड या ओवरऑल रिजर्वेशन रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट हुए हैं वो सब 30 जुलाई को न्यूज एनालिसिस में डिस्कस कर दिया था, नोट्स बनाए होंगे तो रिवाइज कर लेना। एंड रेवान गवर्नमेंट टू फॉर्म पैनल टू स्टडी एससी कैटेगराइजेशन, एससी कैटेगराइजेशन के 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एससी एसटी, सेकंड वन इज कि इसके प्रॉस क्या होंगे,
इसको लागू करने के लिए कैटेगराइजेशन को, एंड इसके कॉन्स क्या होंगे, यानी कि इसमें चैलेंजेस क्या होंगे, और फर्दर स्टेप्स हम लोग क्या ले सकते हैं। ये चारों एस्पेक्ट मैंने आपके साथ कवर किए थे ऑन 2 अगस्त डेली न्यूज एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल, जब भी कोई न्यूज रिपीट होती है ना, उसका मतलब यही होता है कि आप अपने उन नोट्स को आज ही रिवाइज कीजिए, तो चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी, इजी हो जाएंगी। अदरवाइज फिर आप सोचो कि एग्जाम टाइम पे मैं रिवाइज करूंगा, रट्टा मारूंगा, नहीं होगा यार। ऐसे खिलवाड़ मत करो, पता नहीं चलेगा कब 3 साल 5 साल निकल गए, कब इतने सारे अटेम्प्ट निकल गए। अगर आप आज सीरियस नहीं हो रहे हो तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे मिलते हैं, आप करोल बाग वार्ड में रह रहे हो लेकिन खाना बना रहे हो, स्पेशली गर्ल्स। देखो दैट इज शेयर नॉनसेंस। ठीक है, आप पैसे बचाने के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, बट दैट इज शेयर नॉनसेंस। आप लोग समझते नहीं हो कि अभी मनी से ज्यादा आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। कुछ के रीजन होते हैं कि हमसे खाना सूट नहीं करता, यहाँ का नहीं करता तो घर से पढ़ लो। यही सारी चीजें आज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो ऑनलाइन क्लास नहीं दे रही है। ठीक है, बट अपना ये जो प्रीशियस टाइम है वो वेस्ट मत करो, क्योंकि बार बार अटेम्प्ट देना, बार बार वही लक्ष्मीकांत, वही बुक्स दोबारा जीरो से पढ़ना नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो चीज नहीं हो पाती है। योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट एंड बेस्ट चांस टू क्लियर दिस एग्जाम। उसके बाद परफॉर्मेंस, सेकंड अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद परफॉर्मेंस सिर्फ नीचे ही जाती है, ऊपर नहीं जाती। कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, कोई 4 अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ, कोई 6 में हुआ, बट वो 1 या 2 एक्सेप्शन देख के ये डिसाइड मत करो कि खुद भी लगे रहो 5-6 अटेम्प्ट तक। ये कुछ बैकअप प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। गिव 1 और 2 अटेम्प्ट बट विथ फुल सिंसियरिटी। ऐसे नहीं कि हाँ बस मैं तो पढ़ रहा हूँ डेली, एग्जाम टाइम पे जब आएगा तो और रिवाइज कर लूंगा। रिविजन डेली होता है, जैसे जैसे चीजें न्यूज में आती है। ना यहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेकर एक आर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि 10 अक्टूबर इज अ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और दूसरा भी मेंटल हेल्थ को लेकर ही है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा प्रॉपर एक, कि हम मेंटल हेल्थ पर अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे किस तरीके से हैंडल करेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ डार्क मोड यूज करूंगा, ठीक है, फिलहाल के लिए। चलिए एक प्रॉपर आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, और ये आर्टिकल भी उसी में आपको क्लियर हो जाएंगे सारे। नो, जब हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा यहाँ मेंटल हेल्थ में। व्हाट यू थिंक कि यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकता है। फर्स्ट थिंग इज, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन कि आखिर मेंटल हेल्थ है क्या। दैट इज वन थिंग। साथ में आपके पास कुछ स्टेटस या कुछ फैक्ट्स होने चाहिए मेंटल हेल्थ को लेकर, राइट। थर्ड इज कि इसके क्या हार्मफुल इंपैक्ट्स होते हैं एक इंडिविजुअल पर जब वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है। दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट यू शुड थिंक ऑन। एंड फोर्थ वन इज, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज दिस हेडफोन। All right. Yeah. Now, fourth, you should think about what are the reasons for all these problems, कि क्यों ये mental health की जो issues हैं बढ़ते जा रहे हैं। जो सुसाइड हम लोग कहते हैं कि इंडिया सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। उसका सबसे बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ। कि कोप अप नहीं कर पाता इंसान किसी ना किसी चीज से। एंड तीसरा कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं इस सबको एड्रेस करने के लिए। ओके, एंड व्हाट शुड बी आर फर्दर स्टेप्स जो हमें और करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है? इतने डायमेंशन पे अगर आपने सोच लिया तो आपका मेंटल हेल्थ का पूरा टॉपिक तैयार है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आप इजिली उसको हैंडल कर लोगे। द ओनली थिंग इज यू नीड टू टेक दिस स्ट्रेस ऑन योर माइंड कि हाँ मुझे खुद सोचना है इन पॉइंट्स के अलोंग। अब अगर मैं आपसे सिर्फ डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आप क्या दोगे उसकी। एक सिंपल सी बात है, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ यानी कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी स्टेट हमारे माइंड की या हमारे मेंटल वेल बीइंग की, जो हमें ये एबिलिटी देता है दैट वी कैन कोप अप विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस ऑफ लाइफ, वी कैन रियलाइज आवर एबिलिटीज, वी कैन लर्न वेल एंड वर्क वेल, एंड अल्टीमेटली वी कैन कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे आप ऑफिशियल डेफिनेशन भी कोट कर सकते हो डब्ल्यूएचओ की। आई विल जस्ट रीड फॉर यू, ओके, डोंट राइट। ये मैं आपको मेंस में भी कराऊंगा टॉपिक, मेंस 450 प्लस में सेम टॉपिक कराऊंगा, इन डेप्थ कराऊंगा। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने इसको डिफाइन किया था दैट इट इज ए स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट इनेबल पर्सन टू कोप विद स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, रियलाइज देयर एबिलिटीज, learn well and work well and contribute to their society. Okay, और WHO के अकॉर्डिंग the mental health is a basic human right, ठीक है, and which is very crucial to person himself as well as for community, okay, and as well as for overall social and economic development.
इसके लिए क्रूशियल होता है कि एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो एंड इट शुड बी कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट एज अ बेसिक ह्यूमन राइट। ओके, नाउ अगर हम इसमें यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर इज नाउ ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड। नॉट लीडिंग बट वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड। सुसाइड रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा सुसाइड इंडिया में होते हैं, अराउंड 12% रेट है हमारे यहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन में, जबकि ग्लोबल एवरेज है 9%। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंडिया में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो करीब 15 करोड़ इंडियंस को माना जाता है कि इन्हें किसी ना किसी तरह की मेंटल हेल्थ केयर की नीड है। बट इसमें से हार्डली 3 करोड़ पीपल हैव एक्सेस टू सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। अब क्या रीजन है, क्यों नहीं एक्सेस कर पाते ये लोग, उसके उसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ, जब भी आप सोशल टॉपिक कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको कोट करना होगा किसी रिपोर्ट को, तो हमेशा कोट की करेंगे आप मेंटल हेल्थ के रिस्पेक्ट में निमहंस को, क्योंकि ये रेगुलरली नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे परफॉर्म करता रहता है और इसी में से ये सारे डेटा बाहर निकल के आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि आखिर क्या इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं मेंटल हेल्थ के। फर्स्ट थिंग इज कि ये मेंटल नहीं होता सिर्फ, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इंपैक्ट करता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। किस तरीके से, जब आप मेंटली फिट नहीं हो, आपके दिमाग में अलग ही थॉट चल रहे हैं, तो आपकी डाइट पे असर पड़ेगा, आपकी ओवरऑल बॉडी पे असर पड़ेगा। कई बार इंसान इतना टेंशन, इतना लोड ले लेता है किसी चीज का कि उसको हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, स्ट्रोक्स भी आ जाते हैं, अल्टीमेटली क्रोनिक इलनेस तक हो जाती है जैसे डायबिटीज। ये डायबिटीज का सीधा सीधा रिलेशन आपके मेंटल स्ट्रेस से भी होता है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ माइंड पे नहीं, वो हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ते हैं। सेकेंड इज ये अल्टीमेटली हमारी जो रिलेशनशिप है उन पे असर करता है। अब ये रिलेशनशिप सबके साथ हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, आपके कलीग्स पीयर्स के साथ भी हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली आप किसी भी तरह के अपने रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाते हो। थर्ड थिंग इज इट इम्पैक्ट योर प्रोडक्टिविटी एज वेल। और सोसाइटी का एटीट्यूड भी यही है कि अगर कोई मेंटली फिट नहीं है या मेंटली वीक है, ये इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएगा, ये वर्क नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको अनप्रोडक्टिव माना जाता है एंड ऐसे लोगों को जॉब में ज्यादा रिक्रूट नहीं किया जाता है, राइट। तो अल्टीमेटली अगर आप फिट नहीं हो मेंटली, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव असर करेगा, ठीक। फोर्थ इज आप और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, वल्नरेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड इट इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ वल्नरेबिलिटी। यानी आपके अगेंस्ट एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा, आपके अगेंस्ट और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा कि 4 लोग बैठे हैं तो वहां पे आपको नहीं बैठ के आपसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ओके। आपके अगेंस्ट वायलेंस हो सकता है और फर्दर मार्जिनलाइजेशन हो सकता है, जैसे कि हम लोग कई बार जो मेंटल केयर होम होते हैं उनमें इस तरह के केसेस आए हैं जहाँ पे जो लड़कियां हैं मेंटली फिट नहीं है, उनके साथ वहीं के वार्ड बॉयज या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने किसी ना किसी तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट किया है, राइट। तो ये इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज आखिर व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस पुअर स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया। आखिर इंडिया क्यों इसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है। सबसे पहला इशू है देयर इज ए लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज सेंसिटिविटी। तो ओवर द इयर्स हमने कई ऐसे यूपीएससी के बच्चे देखे यहाँ पर जिन्होंने कहीं ना कहीं, जिनको देख के लगता है कि यार इनके दिमाग में अगर एक बार कोई बात बैठ जाती है तो दिमाग में घूमते रहते हैं एंड चिड़चिड़ापन रहता है इनको कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ठीक है। तो ये सब ऐसे सिम्टम्स होते हैं। कई बार किसी को नींद नहीं आ रही है ठीक से, तो अगर ऐसी कोई चीज आपकी हो रही है माइंड में कि आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही है या आपको किसी चीज की टेंशन हद से ज्यादा, कई लोगों को एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है उनकी तबियत खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि माइंड पे असर पड़ रहा है और वो अल्टीमेटली बॉडी पे असर कर रहा है। तो ऐसे में अगर सामने वाले को क्या करना है, सीधे एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है, बट वो नहीं करता कई बार, क्योंकि कई बार वो अवेयरनेस नहीं होती उसको कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट की नीड है, और वो ये मान लेता है ये तो नेचुरल है, एग्जाम टाइम पे सबको होता है, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज लाइक देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, और हम लोग उसको मान लेते हैं कि अगर मैं किसी से ये बात शेयर करूंगा तो देयर विल बी सम स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मी, ओके। फिर वो शेम एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारे इशू आ जाते हैं। अब इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे कई बार आप लोगों को देखोगे कि दे आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, कुछ लोग अपने आप से बात कर रहे हैं। नाउ इंडिया में करीब 56% लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी खुद से ही बातें करते हैं, ओके। तो वो कोई मेंटल डिसऑर्डर का साइन नहीं है,
ठीक है, इंसान अपने आप से बात कर रहा है, करने दो। ठीक है, कई बार वो डिप्रेस फील कर रहा है किसी वजह से, तो ये सिम्टम मान लिया जाता है, या कई बार वो स्टूपिड बातें कर रहा है, इस तरह की चीजें। बाकी अल्जाइमर वगैरह वो ओल्ड एज के साथ होता है, दैट इज वन थिंग। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट आर दी एटीट्यूड, जब हमारी सोसाइटी इस तरह से किसी इंसान को परेशान देख के डिप्रेशन में या खुद से बातें हुए, व्हाट इज देयर एटीट्यूड? फर्स्ट थिंग इज, उनको ये लगता है कि दे शुड नॉट बी गिवन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि they are not fit for any sort of responsibility. This is the attitude of the society. ठीक है, दूसरा ये मान लिया जाता है कि these people lack self discipline and will power. सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, स्पेशली आप यूपीएससी का ही केस ले लीजिए। ठीक, कई बार अगर इंसान परेशान है या टेंस है या स्ट्रेस है अपनी पढ़ाई से, तो वो ये मान लिया जाता है कि तुम्हें वो विल पावर नहीं है इस कंपटीशन को फेस करने की, ठीक है, या आप में वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बट हमारा एटीट्यूड कुछ इसी तरीका होता है कि हम लोग ये मान लेते हैं नहीं, आपकी विल पावर ही कमजोर है मोस्टली। कि अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई पेशेंट ठीक होकर आया है, ठीक है, उसके बाद भी उस पर वो ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। आप ये मान लीजिए कि आपके घर में कोई पेशेंट ठीक हो गया आया अभी अभी मेंटल हॉस्पिटल से, तो आप एक छोटे से बच्चे को उसके पास नहीं छोड़ोगे, यू वोंट ट्रस्ट दैट। ओके, सो ये ट्रस्ट परमानेंट ही हो जाता है कि नहीं, इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, भले ही वो ठीक होके आया तो भी नहीं। एंड व्हाट यू पीपल, I mean, I'm not talking of particularly about you, but what people in general do, that they start maintaining a distance. तो उससे उन लोगों के साथ और ज्यादा आइसोलेशन फील होने लगता है। वो आके बैठेगा, चार लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी पहले से, तो वो उठ के वहां से चले जाएंगे। ये मान लिया जाता है कि दीज मेंटली इल पीपल या मेंटली डिसऑर्डर पीपल, दे आर ऑलवेज वायलेंट, दे कैन गेट वायलेंट एनी टाइम। ओके, और दूसरा ये मान लिया जाता है कि अगर इनके साथ बैठ रहे हो, बातें करो, जैसे मोहल्ले में अगर कोई दिमाग का इलाज करा के आया, तो आप अपने बच्चे को उसके साथ जनरली नहीं खेलने दोगे, ठीक है, या उससे बात नहीं करने दोगे, क्योंकि आप ये मान लेते हो कि इनके साथ बात करके इट विल फर्दर डेट्यूरेट ए हेल्दी पर्सन ऑल्सो। Right? So this is the sort of attitude that society have against the people suffering with mental disorder. ठीक है, तो यहाँ पे ये एटीट्यूड की बात हुई, बट हम वापस आते हैं अपने रीजंस पे, जो टॉपिक हमारा चल रहा था। नाउ व्हाट आर द रीजन? फर्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वी हैव लैक ऑफ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। दिस इज द सेकंड रीजन। नोट्स की चिंता मत करो, बनाओ मत, मैं भी चाहता हूं कि आप ये पॉइंट सोचो अपने आप से, ठीक है, कि क्या रीजंस हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है इंडिया में, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल उतने नहीं है। अगर आप डब्ल्यू के नॉर्म्स देखोगे, तो हमारे यहाँ पर हार्डली 0.3% साइकेट्रिस्ट हैं पर 1 लाख पेशेंट्स, जबकि डेवलप कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो दे हैव मोर देन 10 साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो हम तो 10% भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो पहली बात तो कि साइकेट्रिस्ट ही आपको बहुत कम मिलेंगे। नेक्स्ट इज देर इज गैप इन ट्रीटमेंट। अब ये गैप ट्रीटमेंट में क्यों आ रहा है? क्योंकि कई बार अमीर आदमी होता है, ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, बट गरीब आदमी नहीं दिखा पाएगा। सो ये रीजन होता है इसका मोस्टली पॉवर्टी या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज। कोई विलेज है या क्लस्टर ऑफ विलेज है, वहां पर साइकेट्रिस्ट ही नहीं है, या फिर अगर है तो अफोर्ड नहीं कर सकते आप उसको दिखाना। नेक्स्ट इज लो बजट एलोकेशन। अगर आप प्रेजेंट बजट भी उठा के देखेंगे, तो हम लोग अपने बजट में जितना हम टोटल हेल्थ केयर को देते हैं ना, उसका हार्डली उसका हार्डली हम लोग 0.05% मेंटल हेल्थ के लिए देते हैं, ठीक है, अपने हेल्थ केयर बजट का। जबकि अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखेंगे, तो वहां पे 5 to 18% उनका जो हेल्थ केयर बजट होता है, वो मेंटल हेल्थ डिजीज की तरफ जाता है। इनफैक्ट वी हैव द लोवेस्ट अमंग ऑल दी G20 कंट्रीज फॉर मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट इज चेंज लाइफस्टाइल। अब चेंज लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा आता है कि एक तो पहले हाउसवाइफ कल्चर चलता था, तो उतना बर्डन फील नहीं होता था इंसान को, लेकिन अब दोनों पे प्रेशर फील होता है, फिर वो चिड़चिड़ापन, मेंटल स्ट्रेस, दोनों पे वर्क का प्रेशर है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया है न्यूक्लियर फैमिलीज ने। आप चाहे 30 साल के हो जाइए, 40 साल के हो जाइए, कई बार परेशान होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, वो एक आउटलेट प्रोवाइड करता है कि आप बात कर सकते हो। बट न्यूक्लियर फैमिलीज में ये चीज भी नहीं रह गई। ओके, एंड अनदर रीजन इज इनकम इनइक्वालिटी। कई बार हमें ये लगता है कि जैसे किसी की मान लो जॉब चली गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास,
तो फिर वो चीज भी उसको मेंटल डिसऑर्डर कॉज करती है। सो दीज आर दी रीजन जिनकी वजह से अभी तक हम इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली टैकल नहीं कर पाए। नाउ लेट मी कम ओवर टू व्हाट आर दी स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं यहाँ पर इसको ओवरकम करने के लिए। कलर चेंज करते हैं। ओके अब इसको हम लोग अलग अलग हेड में अगर डिवाइड करें तो फर्स्ट पहले लीगल लेवल पर देखें कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आई थी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। ओके इसने बात की यहाँ पर कि आपके पास प्रॉपर राइट है, यू हैव द राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर। ओके राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर, ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। इसने एम्पावर किया इन पर्सन्स को दैट इवन आप एडवांस डायरेक्टिव्स भी दे सकते हो कि अगर कल को एक एज के बाद सपोज कोई आदमी आज 60 इयर्स का है, उसको ये लगे कि हाँ एक एज के बाद मुझे पार्किंसन अल्जाइमर टाइप की डिजीज होगी, तो वो एडवांस डायरेक्टिव भी दे सकता है कि मेरा ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए, और अगर मैं खुद डिसीजन लेने की कंडीशन में ना रहूं उस वक्त, तो कौन मेरे बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, बेटा बेटी वाइफ या जो भी। ओके ये दो प्रोविजन इस एक्ट के अंडर में डाले गए। तीसरा प्रोविजन हमने क्या किया कि हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया सुसाइड को। ठीक है, ये तो आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा। पहले सुसाइड अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको उसके लिए सजा हो जाती थी, या तो आप मर जाओ या अगर जिंदा बच गए तो सजा होगी, तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। दूसरा लीगल स्टेप हमने लिया जब हम लेकर आए राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। इस एक्ट में हमने जो 21 डिसेबिलिटीज की बात की उसमें हमने इंक्लूड किया कि मेंटल इलनेस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ डिजीज। राइट, तो फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो सारे वहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई लीगल प्रोविजंस की। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स चलाई हुई है यहाँ पर इन लोगों के लिए। तो एक प्रोग्राम है जो काफी टाइम पहले से चला आ रहा है, ऑलमोस्ट 92 नहीं 1982 से, दैट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ओके और इस प्रोग्राम के अंदर ही एक और कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम, जहां पे गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सभी 704 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे आपको फंड और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इसका मेंटल हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। राइट, दूसरा इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम चलाया अबाउट जनरेटिंग द अवेयरनेस अबाउट दिस मेंटल हेल्थ डिजीज। यहाँ पे फोकस किया गया मोस्टली अबाउट द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये प्रोग्राम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही लॉन्च किए गए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। कई बार हमें लगता है कि बूढ़े लोग हैं बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है इस तरह का माइंडसेट है, बट कई बार होता है कि वो अकेलेपन में, बच्चे बाहर निकल गए सब, कोई जॉब में कोई कहीं पे, तो ये अकेलेपन में इंसान अपने आप से बातें करने लगेगा, वो चिड़चिड़ा होने लगेगा, ठीक है चिल्लाने लगेगा, और वो असर है लोनलीनेस का। बट हम उसको एक मेंटल डिसऑर्डर ना मान के हम ये मान लेते हैं कि ये तो इन्हें बुढ़ापे में आदत है बड़बड़ाने की, बट इस तरह की चीजें और हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, तो वो अवेयरनेस इसके थ्रू लाई जाएगी। एक और प्रोविजन हम लोग लेकर आए अबाउट दी टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अगर बुजुर्ग है, न्यूक्लियर में कोई केयर करने के लिए नहीं है, तो एटलीस्ट आप डिस्टेंस पर ही सही बट डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हो, और बजट 2023 में इसके लिए प्रोविजंस भी रखे गए थे। बाकी की छुटपुट चीजें जैसे हम लोग किरण नाम से एक टोल फ्री नंबर लेकर आए जो 24/7 अवेलेबल है, जहां पे आप कॉल करके एडवाइस ले सकते हो जैसे नींद नहीं आ रही। स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए थे हम मनोदर्पण, ये आपने सुना भी होगा शायद। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को असेस किया जाएगा ताकि वो प्रेशर में आके एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर पाए, या इसमें एटलीस्ट कम से कम सुसाइड जैसे बेहुदे स्टेप्स ना लें। राइट, तो ये वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू इंडिया ने इसको हैंडल करने की कोशिश की है। लास्टली हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट शुड बी दी फर्दर स्टेप्स जो इंडिया को लेने की जरूरत है। सबसे पहले हमें एड्रेस करना होगा इसके साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मा। वी नीड टू एड्रेस दिस स्टिग्मा। ठीक है कि मेंटल हेल्थ हो गई, ये तो बताना शेमफुल है, आइसोलेटेड या वीक, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड स्टेप इज हमें इसे इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा अपने ओवरऑल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का। इट शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, हमें फोकस करना होगा स्पेशली हाईली वल्नरेबल लोगों पर, और हाईली वल्नरेबल लोगों में जैसे ओल्ड एज पीपल, ठीक है, या फिर लोनली पीपल जो अकेले रह रहे हैं, ठीक है, कई बार डिवोर्सी भी होते हैं, विडो भी होती हैं, वो लोग भी होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से याद कीजिए सीआरपीएफ जवान कई बार खुद को गोली मार लेते हैं, कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ये जवान? क्योंकि वो भी उस लोनलीनेस से या अलग अलग प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे फार्मर्स, ऑल दीज आर वल्नरेबल सेक्शन जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थर्ड, हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का उसको इंप्रूव बनाना होगा, बेटर करना होगा, यानी कि हमारे पास हेल्थ केयर
वर्कर्स कम है ना, तो हम अपनी आशा वर्कर्स को ही ज्यादा ट्रेन कर सकें ताकि वो लोगों में एक अवेयरनेस जनरेट कर सकें अगेंस्ट दी मेंटल हेल्थ डिजीज। ठीक है, कि अगर कोई ओल्ड लेडी है वो इस तरीके से बड़बड़ा रही है तो एटलीस्ट वी शुड मेक श्योर कि इनका ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना कि इनको इग्नोर करने की जरूरत है। फोर्थ, यू कैन से दैट हमें अपना एलोकेशन बढ़ाना होगा, दैट इज द बजटरी एलोकेशन, यानी कि फंडिंग वगैरह बढ़ानी होगी ताकि ये जो गैप है ट्रीटमेंट का उसको एड्रेस किया जा सके पॉवर्टी की वजह से। एंड फिफ्थ, हमें करनी होगी मैपिंग, मोर मैपिंग एंड रिसर्च, ताकि हमारे पास वो एक क्वालिटी डेटा जनरेट हो ताकि हम प्रॉपर से एनालाइज कर सकें कि आखिर व्हाट इज द एग्जैक्टली ग्रेविटी और द साइज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ओवरऑल आप बात लास्ट में कोट कर सकते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यू ने 3 पाथ बताए थे इसको हैंडल करने का। फर्स्ट इज वी नीड टू डीपन द वैल्यू एंड कमिटमेंट। दैट मीन्स हमें अपने सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करना होगा। वी नीड टू गिव द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इक्वल प्रायोरिटी, फिजिकली नहीं मेंटल को भी इक्वल प्रायोरिटी देनी होगी। हमें एंगेजमेंट इंटेंसिफाई करना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। दैट वाज द फर्स्ट जो डब्ल्यूएचओ ने कहा था। ठीक है, एंड सेकंड लेवल पे उसने कहा था वी नीड टू रीशेप आवर एनवायरमेंट, दैट इज हमारे घर, स्कूल, वर्क प्लेस, हेल्थ केयर सर्विसेज, कम्युनिटीज, नेचुरल एनवायरमेंट, इन सबको हमें बेटर बनाना होगा ताकि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, उसको इग्नोर ना किया जाए, ना स्कूल लेवल पर ना ही वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस में ही समझना चाहिए। अब नारायण मूर्ति जी ने कह दिया कि लोगों को 72 आवर्स काम करना चाहिए वीक में, पॉसिबल है क्या यार? दिन के 18 घंटे इंसान कैसे काम कर सकता है? दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। ओके, स्ट्रेंथन दी एंड थर्ड वन इज वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर मेंटल हेल्थ केयर। राइट, यानी कि हमें कम्युनिटी बेस्ड नेटवर्क बनाने होंगे। ठीक है, हमें थोड़ा ये जो हमारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं ये कस्टोडियल टाइप हैं, ठीक है, कस्टडी में रखा हो जैसे आपने किसी को, उसको थोड़ा सा बेटर बनाना होगा, ज्यादा फ्रेंडली बनाना होगा। वी नीड टू डाइवर्सिफाई एंड स्केल अप दी केयर ऑपरेशंस और केयर ऑप्शंस। ठीक है, मैंने केयर इकोनॉमी की बात भी की थी एक वीडियो में आपसे। ठीक है, तब जाकर हम इसको बेटर कर पाएंगे। नाउ व्हाट शुड बी योर कंक्लूजन विद दिस? अब देखिए आपका कंक्लूजन जो है, ये आंसर राइटिंग के फॉर्म में करा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। कंक्लूजन जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ऊपर आपने जो भी कुछ बोला है। ओके, सो यू कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट द स्टेटस, जिससे हमने आंसर शुरू किया था, द स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू मेंटल इश्यूज हैज वर्सनड सिंस कोविड-19 पैंडेमिक, जॉब लॉस वगैरह की वजह से। ठीक है, एंड दिस मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम in India is under equipped to deal with the crisis. So we need urgent intervention in terms of enhanced budget, increased workforce, and improved awareness to address this challenge. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एक आंसर के फॉर्म में ले लिया था ये टॉपिक पूरा, बट आई होप दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग बेटर आंसर्स। अब वैसे आंसर मत भेजना जैसे आप लोग पिछले कुछ दिनों से भेज रहे हो। ठीक है, शर्म आ रही थी यार उनको पढ़ने, मतलब मैं इतने टाइम से आपको मेंस 450 करा रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कराई मैंने कई मंथ तक, जरूरत पड़ेगी दोबारा रीस्टार्ट करेंगे उसके बाद आप इस क्वालिटी के आंसर लिखोगे? मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो? ऐसा लगा कि बस वीडियोस देख रहे हैं, पीडीएफ पढ़ रहे हैं और फिर एक क्वेश्चन उठाया और लिख दिया। ऐसे नहीं करो यार, एटलीस्ट आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपके लिए तो एटलीस्ट मेरे एफर्ट्स तो उसमें दिखने चाहिए ना, कि हमने कुछ तो वर्क किया आपके साथ अच्छे से। खैर एनीवे आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग में से मेजोरिटी अभी फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, बट फिर भी यार, इसे मैं आपको लिबर्टी देता हूँ, जो क्वेश्चन आपका दिल करे, आपको लगता है ये टॉपिक मेरा तैयार है, वो लिख लो, अपनी मर्जी से लिख लो। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि आप उसको कितना रिलेट कर पाते हो। अभी मैंने सुबह ही आपके साथ एक सेशन किया है ऑन एग्रीकल्चर 4.0। उसमें मैंने आपके साथ जानबूझकर इतने ज्यादा इनिशिएटिव्स रखे हैं जो जगह जगह से सिर्फ ऑर्डर पॉइंट के फॉर्म में आते थे न्यूज़पेपर से। जब आप उस वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से एक क्वालिटी आंसर लिखा जा सकता है न्यूज़पेपर में जो टिटबिट्स आती है ना उनके थ्रू। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है अबाउट दिस वाइजैक स्टील प्लांट सेल करने जा रही है गवर्नमेंट, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे जब गवर्नमेंट कहती है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन लेके आई, ठीक है, कि हम लोग सब कुछ प्राइवेटाइज करेंगे, सिर्फ 4 बैंक और 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज रखेंगे, तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ा इशू क्या आएगा? लेबर्स का, लेबर्स यानी कि एम्प्लॉइज का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर ये कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएगी तो उनकी जॉब क्या हो जाएगी? प्राइवेट, फिर गवर्नमेंट जॉब के साथ आने वाले सारे प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगे। राइट, इसीलिए अगर आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हो, इनका सेल करने जा रहे हो, तो देयर विल बी ऑलवेज ऑपोजिशन फ्रॉम दी ट्रेड यूनियंस या वर्कर्स यूनियन। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट। सेकंड इज जहां पर सैमसंग की एक फैक्ट्री में भी वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये दिखाता है कि फिर इस तरीके से तो हमारे यहाँ पर इंडिया में बिजनेस करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, और इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वर्ल्ड ओवर से, क्योंकि सैमसंग कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की। अगर यहाँ पर लेबर इस तरीके से प्रोटेस्ट करता रहेगा, अब उनकी ग्रीवांस जेन्युइन है नहीं है वो हमारा काम नहीं है एग्जामिन करना, वो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से मारुति का प्लांट जला दिया था हरियाणा में वर्कर्स ने, तो इसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, और फिर फॉरेन से आने वाली एफडीआई ये और ज्यादा कम होने लगती है। अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, न्यू प्लांट्स नहीं लगेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि प्राइवेट कंपनी और वर्कर्स के बीच मीडिएशन करने का काम। इसी के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, 4 लेबर कोड। लेकिन लेबर कोड को जितना एग्जामिन किया हमने एक एक प्रोविजन देखा था, और इस बार मेंस में पूछ भी लिया गया, ठीक है। इन लेबर कोड्स में हमने देखा कि पहले अगर 100 वर्कर्स है किसी कंपनी में तो उनको निकालने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के कर दिया 300 वर्कर, यानी 300 वर्कर तक आप बिना हमसे पूछे निकाल सकते हो, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। यानी कि वर्कर्स के रिट्रेंचमेंट को और इजी कर दिया, तो ये चीज भी वर्कर्स को पसंद नहीं आई है, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स ये, अब जब तक अभी सैमसंग के वर्कर्स की स्ट्राइक की बात नहीं करोगे तब तक आपके आंसर में वो बात नहीं आएगी कि यार कैसे फॉरेन से आने वाले इन्वेस्टमेंट को, एक तो हम कह रहे हैं कि हमें प्रमोट करना है, लिबरलाइज करना है, मेक इन इंडिया चलाना है, लेकिन ये सब हो नहीं पाएगा अगर इस तरीके से वर्कर्स के इशू चलेंगे। सेकंड, गवर्नमेंट बात करेगी नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन की, हम प्राइवेटाइज करेंगे, सेल करेंगे, बट उसमें फिर यूनियंस और स्पेशली वर्कर्स, इनके इंटरेस्ट का क्या, इनके लिए क्या करोगे आप, राइट। सो दे विल ऑलवेज बी प्रोटेस्ट, जब भी इस तरह की सेल होंगी प्रोटेस्ट होंगे। अटल जी की सरकार जब थी तब एक बाल्को नाम की कंपनी हुआ करती थी, बिल्कुल प्रॉफिट में चल रही थी, फिर भी सरकार ने उसको ऑलमोस्ट कोड़ियों के दाम पे बेच दिया था। ओके, तो हमेशा प्राइवेटाइजेशन फेयर डील नहीं होती है, कई बार अंदर नेक्सस होते हैं पॉलिटिशियंस एंड कॉर्पोरेट्स के। बाकी ये सब हरियाणा के इलेक्शन रिलेटेड है, हमारे काम का नहीं है। आरबीआई होल्ड द रेपो रेट एट 6.5%, ये सब मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, इसका क्या इंपैक्ट होता है मनी सप्लाई पे। आसियान इंडिया समिट के लिए प्रधानमंत्री जी जाएंगे अभी, तो यहाँ से क्या निकल के आता है वो देखते हैं। बाकी आसियान के बारे में हम ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में ऑलरेडी टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। जो न्यू आएगा अब समिट में वहां पे हम लोग ऐड कर लेंगे। ये दोनों टॉपिक मैं आपके साथ समझा चुका हूं। आई होप कि आप में जो भी लेक्चर देख रहे होंगे ये दोनों चीज क्रिस्टल क्लियर होंगी। सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड डिफॉरेस्टेशन नॉर्म्स जो लाए गए, तो गवर्नमेंट कह रहा है कि ये यूनिलेटरल है, यूरोपियन यूनियन इंपोज कर रहा है हम पे, हमसे डिस्कशन किए बिना, एंड दे आर एज वेल एज आर्बिट्री, ठीक है। तो ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज के नाम पे यूके कह रहा है, यूरोप तो वो बात अलग है। अभी जैसे कल हमने यूके का डिस्कस किया था कि उन्होंने अपना लास्ट कोल प्लांट भी बंद कर दिया है, वो बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये दो मैकेनिज्म भी लाए कि ऐसा नहीं हो कि यूरोपियन यूनियन में कंपनी अपना प्लांट ना लगा के इंडिया चाइना में लगा रही है और फिर एक्सपोर्ट करेगी यूरोप के मार्केट में, तो इसलिए वो लोग ये दो चीजें लेकर आए। ओके, आई होप, ओके, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे दोनों। यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है, बट ऐसा कोई नया कंसेप्ट नहीं है जिसको हम डिस्कस करने की जरूरत हो। मेडिसिन वाले को डिस्कस करना था, वो मैंने आपके साथ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। अब ये सब मैंने आपको उसी मेडिसिन वाले वीडियो में समझाया था, ठीक है। ये एक सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड्स का जो लेकर आता है हमारा टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये एमिनो एसिड लेके आता है, उधर से मैसेंजर आरएनए वो इंस्ट्रक्शन लेके आता है, दोनों मिलते हैं कहां पर, राइबोसोम आरएनए में, ठीक है। और वहां पर क्या बनाते हैं ये एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द सीक्वेंसेस जो मैसेंजर आरएनए लेकर आया है, ठीक है। और अलग अलग प्रोटीन स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इस तरह की मेथोलॉजी इन्वेंट की है कि विच कैन ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ प्रोटीन विद दिस टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कॉल्ड अल्फा फोल्ड 2, बस ये मॉडल का नाम याद रख लीजिएगा, अल्फा फोल्ड 2 दैट कुड प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स। ये बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ने की जरूरत है अलग से। हाँ, नेक्स्ट इज यहाँ पे इन्होंने बात की है अबाउट दिस कार्बन स्लैग, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री वगैरह से ये स्लैग निकलता है, ठीक है। और होता है क्या है, ओवर द टाइम ये कन्वर्ट हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, लेकिन जब इनका लिथिफिकेशन हो रहा है तो ये देखा गया है कि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरह काम कर सकते हैं, right? और जब भी इस तरह की कोई चीजें आती है ना जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया जा सकता है जिससे, वो यूपीएससी बहुत इंटरेस्ट से आपसे पूछता है। पहली बात तो हम इसको एंथ्रोपोसीन एरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने कहीं ना कहीं अर्थ की जियोलॉजी को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है, ठीक है। कई मटेरियल्स के डिपॉजिट लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट या कंस्ट्रक्शन डेब्रिस, दीज मटेरियल्स वेदर ओवर टाइम टूटते फूटते रहते हैं एंड दे मिक्स विद द नेचुरल सेडिमेंट्स,
Okay, and they affect the environment by changing the acidity of soil and water, composition of soil, distribution of minerals. तो इसी तरह से ये एक वेस्ट निकलता है, स्लैग कहते हैं जिसको हम स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री से। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों को, जब इन लोगों ने ओशन वगैरह में गए तो इन्होंने देखा कि एक न्यू काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक मिला विच इज मेड ऑफ कोस्टल स्लैग। ठीक है, डिपॉजिट्स इन दी यूके, क्योंकि यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था एक टाइम पर, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज बहुत बनी, फिर वहां से स्लैग एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हुआ, ये वो वहां की मिट्टी वगैरह के साथ मिला और उसने सेडिमेंट्री रॉक्स बना लिए। Contaminating, containing metal oxides and silicon dioxide. This is a byproduct of the steel making process in the iron and steel industries. Okay. तो यहाँ पर ये जो लिथिफिकेशन प्रोसेस होता है ये हार्ड कर देता है इंडस्ट्रियल वेस्ट को इंक्लूडिंग स्लैग इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल ग्राउंड। नाउ व्हेन दीज सेडिमेंट्री रॉक्स वेदर ओवर द टाइम, जैसे वेदरिंग मतलब टूटता बिखरता रहेगा, ठीक है, छिलता रहेगा, दे रिलीज सेडिमेंट्स इनटू द environment, and their sediments often contain toxic metals that contaminate soil, water and air. अब यहाँ पर रिसर्चर्स ने क्या किया है, the sedimentary rocks with this slag are relatively more abundant in the UK due to historical industrial activities, वहीं से शुरू हुआ था सब कुछ। This slag is chemically stable और इसके पास एबिलिटी होती है टू न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। नाउ व्हेन लिथिफाइड दिस स्लैग ब्रेक डाउन एंड इट स्टोर्स द ग्रीन हाउस। अब जैसे जैसे ये ब्रेक डाउन होता जाता है ये और ज्यादा कार्बन को अपने अंदर स्टोर करता जाता है, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मिनरल कार्बोनेशन। ठीक है, सिर्फ ये प्रोसेस तक लाना था मुझे आपको, मिनरल कार्बोनेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये जो लिथिफाइड स्लैग है ये ब्रेक डाउन होता जाएगा, ये और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता जाएगा और अपने अंदर स्टोर करता जाएगा। अगर हम ये जान ले, अंडरस्टैंड हाउ स्लैग अंडरगोस लिथिफिकेशन इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग how the deposits will behave over time so that we may eventually maximize its carbon capture potential। और ये अपॉर्चुनिटी और इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रोजेक्शंस ये हैं कि यहाँ पे जो स्लैग का जनरेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, 10% राइज इन वर्ल्ड वाइड स्लैग प्रोडक्शन बाय 2031। तो वी कैन रीयूज दिस स्लैग टू सिक्वेस्टर कार्बन, could reduce the industry's carbon footprint as well, क्योंकि बात तो यही करते हैं ना कि कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने चाहिए स्टील और इन इंडस्ट्रीज को। ओके, तो यहाँ पर क्या हम रिपर्पस कर सकते हैं स्लैग डिपॉजिट को? यस, अगर हम इसका मैकेनिज्म समझ लें कि आखिर किस तरीके से ये लिथिफिकेशन होता है तो कर सकते हैं। वी कैन रिपर्पस स्लैग डिपॉजिट्स टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कैल्साइट सीमेंट है हमारा, आजकल कैल्साइट सीमेंट जो है वो क्या है, वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फेयर से कैप्चर कर रहा है। ठीक है, इस सीमेंट को बनाने के लिए, कैल्साइट सीमेंट को बनाने के लिए हमें अलग से कार्बन नहीं देना पड़ता है, वो एटमोस्फेयर से ही ले लेता है। ठीक है, नाउ knowing the precise way in which the particular slag deposit become a rock could also help recover valuable resources from slag deposit and increase the amount of recycled material in the steel making. Finally, hardened slag could be used to keep waves and tides from washing away shores and prevent coastal erosion। जैसे आपने मुंबई वगैरह में देखा होगा ना, ट्राइंगल टाइप के ऐसे पड़े रहते हैं, ये वेव के थ्रू होने वाले इरोजन को रोकने के लिए डाले जाते हैं ढेर सारे। ठीक है, वहीं पे फिर वो कपल्स वगैरह बैठे रहते हैं, तो ये हार्डन स्लैग को हम वहां भी यूज कर सकते हैं इरोजन को रोकने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, उसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, मुझे सिर्फ आपको ये बताना था मिनरल कार्बोनेशन क्या है, बस दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।